हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर 1885 से लेकर के 1885, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना 1885 में कौन सी घटना घटित हुई थी, और 1947 तक जितने भी आधुनिक भारत के से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं इस क्लास के अंदर करवाऊंगी। ये क्लास हमारी क्वेश्चन वाइज नहीं है, सब्जेक्टिव पीडीएफ जो नोट्स टाइप में ये आपकी क्लास रहेगी। आपके लिए हर वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब देखो, ये जो क्लास है जो हेल्पफुल रहेगी सबसे ज़्यादा किसके लिए? ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और एच टेट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। हिस्ट्री से पीजीटी जो एचटेट देंगे या फिर एसएसटी का जो एचटेट देंगे उसके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अब देखो, आप सभी को पता है कि 1885 के अंदर क्या हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताना जल्दी से। तो 1885 में घटना घटित हुई थी क्या? यानी कि हमारे यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, कि क्यों की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, रीजन क्या था कांग्रेस की स्थापना करने का, तो इसमें मैं आपको यहाँ बताती हूँ। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए, कि हमारे देश के अंदर एक बड़ा संगठन हो, इसका नेतृत्व करने के लिए। दूसरा, ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश लोगों से हमारी सुरक्षा करने से संबंधित भी था। अब बात करते हैं, यानी कि हमारे जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनसे। अब बात आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई थी कब? 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक कौन थे? काफी बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। संस्थापक थे A.O. ह्यूम, यानी कि एलन ऑक्टेविनियन ह्यूम। कहाँ से थे? स्कॉटलैंड। अच्छा, स्थान कौन सा था? स्थान था इसका, जगह कौन सी जगह पर इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी एक संस्कृत विद्यालय था। कहाँ? मुंबई। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के अंदर हुई थी। उस समय पर वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। डफरिन क्या थे? जब हमारे कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई उस टाइम पर वायसराय थे, गवर्नर थे। अच्छा, इसके बाद बात आती है, यानी कि दादा भाई नेहरू ने इसका नामकरण किया था। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम रखा था वो नाम रखने वाले कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। और पहले इसका नाम क्या था? तो अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ये सारी बातें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है, अब इसमें एक बात और आपको याद करनी है भाई, यानी कि कांग्रेस के अंदर जो प्रथम थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो प्रथम की जो बात आती है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये देखना, सबसे पहले आता है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। ठीक है, कौन थे भाई? WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसके संस्थापक कौन थे? ध्यान रखना, A.O. ह्यूम। ठीक है, कौन थे? A.O. ह्यूम थे। ठीक है, अच्छा, कांग्रेस में प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? सबको पता है, बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कौन था? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल था। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात बन जाती है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सबको पता है, प्रथम यूरोपीय महिला या प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कौन? एनी बेसेंट थी। ठीक है, आयरलैंड की ये निवासी थी और क्या थी? इसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बनता है, इससे पहले एक महिला और थी जो इस कांग्रेस से संबंधित बात आती है, वो कौन थी?
प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। अगर अध्यक्षता की बात आएगी तो आएगी एनी बेसेंट, और इससे को जो अधिवेशन होता है उसको संबोधित करने से संबंधित बात आएगी तो कौन है? कादम्बनी गांगुली। ठीक है, कौन थी भाई? कादम्बनी क्या थी? गांगुली थी। तो ये दो वर्ड है ना, आपको याद रखने हैं यहाँ पर। अब तीसरा महिला से संबंधित प्रथम में बात आती है, तो तीसरी क्या? प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, अगर हम बात करें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो वो थी कौन? सरोजनी नायडू। तो 3 महिलाओं के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। सरोजनी क्या थी? नायडू प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद बात आती है जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था, वो कौन से अधिवेशन के अंदर गाया गया था? तो ये ध्यान रखना, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये है जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। कब? 1896 में गाया गया था। लेकिन कौन से अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में। लेकिन कोलकाता अधिवेशन की इस टाइम पर अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इस टाइम पर रहमतुल्लाह सैयानी ने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता की थी, और रहमतुल्लाह सैयानी ने ही स्वयं वंदे मातरम गीत को गाया था। अब वंदे मातरम गीत से संबंधित बात आ जाती है कि वंदे मातरम गीत है, ये लिया कहाँ से था? तो वंदे मातरम जो गीत लिया गया था कहाँ से भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी थे ना, इनका एक उपन्यास आता है, और इनके उपन्यास का नाम क्या है? आनंद मठ। इस आनंद मठ से क्या है? ये लिया गया था। तो ये आपको सारी बातें याद रखनी है कांग्रेस में प्रथम से संबंधित। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट डेट 1905। ठीक है, 1905 में क्या घटना घटित हुई थी? बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, आप देखो मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि बंगाल जो हमारा था कंप्लीट, बंगाल के नवाब भी बने थे काफी, तो उसमें कौन कौन सा वर्तमान में जो स्टेट है ना, उनमें से कौन कौन सा भाग था जो बंगाल का भाग था? ठीक है, तो देखो बंगाल वाला एरिया है वो ये सारा एरिया है भाई। ठीक है, इसमें हमारा यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है, वर्तमान बांग्लादेश, असम, और कौन सा? बिहार का भी थोड़ा सा एरिया आता है इसके अंतर्गत, और ओडिशा का। ये सारा एरिया किस नाम से जाना जाता था? बंगाल के नाम से जाना जाता था। 1905 के अंदर क्या कर दिया गया? बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और 2 पार्ट इसके कौन कौन से? इस तरह से, यानी कि ईस्टर्न जो पूर्वी बंगाल था, ठीक है, और असम, इसको तो क्या कर दिया? ये तो पूर्वी बंगाल के नाम से जाना गया, और पश्चिम यानी कि पश्चिम साइड में जो बंगाल था, और साथ में बिहार और उड़ीसा वाला जो पार्ट था, इसको किस नाम से जाना गया था? तो इसको पश्चिमी बंगाल के नाम से जाना गया था। अब बंगाल का विभाजन करने का रीजन क्या था अंग्रेजों का? ये मुख्य उद्देश्य है। बंगाल विभाजन है 1905 में किया गया, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था भाई? हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना। ठीक है, उस टाइम पर बंगाल विभाजन हुआ, उस टाइम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन हुआ कब था? 16 अक्टूबर 1905 को। आगे जाके बंगाल विभाजन रद्द भी होगा, आगे जाकर के बांग्लादेश के रूप में इसकी क्या होगी? स्थापना भी की जाएगी। तो ये आगे देखेंगे। अब देखो थोड़ा सा और सॉरी, बंगाल विभाजन 1905 में यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में कौन सा? बंगाल, बिहार और ओडिशा वाला पार्ट था, और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम वाला। रीजन क्या था? पूर्वी बंगाल और असम है, इसके अंदर मुस्लिम जनसंख्या का बाहुल्य ज्यादा था, और इस वाले एरिया के अंदर हिंदू लोगों की या हिंदू जनसंख्या का बहुलता क्या थी? ज्यादा थी। इसके बाद देखिए आगे, अब आता है 1905 से संबंधित ही मोस्ट इंपोर्टेंट डेट कौन कौन सी हैं जो आपके पेपर से रिलेटेड आती हैं। सबसे पहली जो डेट है 3 दिसंबर 1930। क्या बात थी 3 दिसंबर 1930 को? तो विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। 19 जुलाई 1905 जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया। 20 जुलाई 1905 समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई। 7 अगस्त
1905 इसका विरोध प्रारंभ हो गया और 16 अक्टूबर को इसका क्या है, विभाजन कर दिया गया। तो ये सारी डेट है ना, ये सारी डेट आपके लिए काफी हेल्पफुल या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है बंगाल का विभाजन कर दिया भाई, क्या करें भाई, कर दिया तो है ना, काफी जोर लगाया था अंग्रेजों ने इस चीज को करने के लिए। हाँ, अब देखो क्या क्या चीजें थी इससे संबंधित, किस प्रकार से घटना घटित हुई, क्या बातें हुई थी। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। पेपर में काफी बार क्वेश्चन आता है कि शोक दिवस कब मनाया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 को ही पूरे भारत में शोक दिवस मनाया गया था। अब यहीं पर ही, इसी टाइम पर ही यानी कि हिंदू और मुस्लिमों में आपस में वैर भाव बढ़ने के कारण से रविंद्रनाथ टैगोर ने एक आह्वान किया। इसी टाइम पर रविंद्रनाथ टैगोर ने आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में, कि हमें भले ही हमारा विभाजन कर दें लेकिन हम आपस में क्या हैं, भाई बंधु ही हैं, तो रक्षाबंधन मनाने का आह्वान किया गया। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ने अपना प्रसिद्ध गीत, ठीक है, अमार सोनार बांग्ला लिखा और यह गीत अब क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। मतलब पेपर में पूछा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किसका, भारत का भी और बांग्लादेश का भी, दोनों का ही राष्ट्रगान लिखा गया था। भारत के राष्ट्रगान का आपको सबको पता है, जनगण मन अधिनायक है, और बंगाल जो बांग्लादेश है इसका क्या था, आमार सोनारे बांग्ला था। अभी भी क्या है, इनका राष्ट्रगान है। इसके बाद बात आती है 1906, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये वाली भी डेट। 1906 सबको पता है, मुस्लिम लीग की क्या हुई थी, स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, क्या रीजन था मुस्लिम लीग की स्थापना करने का। बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, जिसमें कितने लोग थे, 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1916 को शिमला में किससे मिले, लॉर्ड वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। और इस शिष्टमंडल ने क्या किया, इस शिष्टमंडल के द्वारा केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय निकायों में मुसलमानों की पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी गई। इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, यहां से आपके 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, देखना। सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कब, 1906, ठीक है, कब। अब देखो यहां पर, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना का नेतृत्व है जो मार्ले मिंटो से मिले थे ना, उस टाइम पर इसका नेतृत्व करने वाले कौन है, आगा खां। क्वेश्चन आ जाए मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग के हेड कौन थे, तो मुस्लिम लीग के हेड बने थे आगा खां। इसमें आपको मोहम्मद अली जिन्ना का भी ऑप्शन मिलेगा, ध्यान रखना, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने नेतृत्व नहीं किया था, ये शामिल बाद में हुए थे इसके, ठीक है, इसके सदस्य बने थे। अब इस शिष्टमंडल ने क्या किया, रीजन क्या था, मुस्लिम लीग, मुसलमानों ने कहा कि हमारे लिए अलग से निर्वाचन मंडल की स्थापना की जाए। ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां भी इसमें शामिल हो गए नेतृत्व में। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। क्वेश्चन पूछा जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 30 दिसंबर 1906, कहाँ, ढाका, किसके नेतृत्व में, सलीम उल्लाह खां, और इसके हेड बने थे कौन, आगा खां, ठीक है। अब इसकी स्थापना 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। तीनों नाम याद रखने हैं। यहाँ देखो मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में क्या हुए थे, मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। तो ये ऑप्शन भी आपको जरूर मिलेगा, ध्यान रख लेना, लेकिन नेतृत्व किसका था, आगा खां का था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। रीजन क्या था मुस्लिम लीग की स्थापना करने का, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है 1907। 1907 में क्या हुआ था, 1907 में आपस में फूट पड़ गई कांग्रेस के अंदर, मतलब
कांग्रेस का विभाजन हो गया। और कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ध्यान रखना 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और क्या हो गया यहाँ पर? कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गई। एक कौन सा? गरम दल, और दूसरा कौन सा? नरम दल। यहां से पेपर में क्वेश्चन बनेगा आपका, यानी कि उदारवादी नरमपंथी जो थे या नरम दल के नेता थे वो कौन थे? गरम दल के नेता कौन थे? यहाँ पर सारे याद नहीं होंगे, पता है मेरे को, इतने हम याद नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ लाल बाल पाल आपको याद रखना है, ये हमेशा माइंड में रहता है। साथ में इसके एक और कौन? अरविंद घोष। गरम दल के नेता याद कर लो, बाकी कौन से थे? नरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये 4 सदस्य थे जो क्या थे? गरम दल के नेता। कि खून के बदले खून, यानी कि आराम से शांति से हमें क्या है? आजादी प्राप्त नहीं होने वाली है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? यानी कि हिंसा का रास्ता अपनाया था। और ये रास्ता अपनाने वाले कौन से हैं? अहिंसा, चुपचाप आराम से शांतिपूर्वक क्या है? अपने यानी कि देश की आजादी चाहते थे। इनमें भी आपको नाम याद रखने हैं भाई, कौन कौन से थे। ठीक है, यहाँ पर यानी कि दादा भाई नौरोजी है, फिरोज शाह मेहता है, बदरुद्दीन तैयब जी है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, आनंद मोहन बसु है, दिनसा इवाचा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, रास बिहारी बोस और मनमोहन बोस। ये क्या है? डिवाइड कर दिया था 2 पार्ट के अंदर। इसके बाद बात आती है खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? डेट है 1908। 1908 की मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना, और वो कौन सी है? खुदीराम बोस को क्या करना? फांसी देना। पहला व्यक्ति था जो युवा को क्या मिली थी? फांसी मिली थी। सबसे कम उम्र के व्यक्ति को क्या की गई थी? फांसी। क्यों दी गई इसको फांसी? देखिए, देखते हैं। शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 को। कहाँ? पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में। मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की क्या की गई थी? यहाँ पर साजिश की गई थी। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर क्या कर दिया गया था? जेल में डाल दिया था, और जिसे मुजफ्फर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र क्या था? तो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र था ये D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश। किसके द्वारा? खुदीराम बोस के द्वारा। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, और जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद घोषित किया या बना दिया गया। ये ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है 1913। 1913 गदर पार्टी का यानी कि स्थापना की गई थी। एक बार इसमें देख लेते हैं पहले 1911 में भी। 1911 में देखो क्या कर दिया गया, आगे जाकर के बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अब 1913 मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है। गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। इंटरनेशनल लेवल पर किया गया था, स्थापना यानी कि गठन किया गया 1913 के अंदर। और इसके बाद है मुख्यालय इसका कहाँ पर था? मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह बाकना, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, लाला हरदयाल सबको पता है, लेकिन सोहन सिंह बाकना को भी आपको याद रखना है। बीच में एक और बात याद रखनी है, 1912 के अंदर क्या कर दिया गया? 1912 में दिल्ली को क्या बना दिया गया? यानी कि हमारी राजधानी बनाया गया था। कहाँ से? कोलकाता से लेकर के कहाँ ले आए थे? दिल्ली ले आए थे, शिफ्ट कर दिया था। ये भी ध्यान रखना। अब आता है आगे। हाँ, 1914 के अंदर आप सबको पता है भाई, 1914 से लेकर के 1918 तक क्या चला था? प्रथम विश्व युद्ध चला था। लेकिन इसी बीच ही हमारे भारत के अंदर क्या है कि आज़ादी से संबंधित यानी कि जो क्रांतिकारी आंदोलन थे वो हम चला रहे थे। और अब देखो यहाँ पर 1915 में क्या हो गया? गांधी जी का भारत में आगमन हो गया। और गांधी जी में जब भारत आए तो गांधी जी ने हमारे भारतीय लोगों को क्या करना शुरू कर दिया? प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने के लिए लोगों को यानी कि बार बार कहा गया या आमंत्रित किया गया
क्यों इनकी सहायता करने के लिए बोला था? गांधी जी चाहते थे कि अगर हम इनकी इस युद्ध के अंदर सहायता करेंगे तो ये हमें क्या कर देंगे? आज़ाद कर देंगे। इनसे मिले थे आकर के अंग्रेज गांधी जी से, क्यों? क्योंकि गांधी जी की हर कोई व्यक्ति क्या है? बात मानता था, इस वजह से। गांधी जी भारत आए 9 अप्रैल 1915 और इसी कारण से 9 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल मनाया जाता है प्रवासी दिवस के रूप में। ये भी याद, सॉरी 9 जनवरी भाई, 9 जनवरी, अप्रैल नहीं, 9 जनवरी। और 9 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसके बाद बात आती है 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौता जो लखनऊ के अंदर जो अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें दोबारा से क्या हो गया? नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी क्या हुआ था? इसमें समझौता हो गया था। अब यहीं पर ही 1916 के अंदर ही एक बात और आपको याद रखनी है कि किसकी स्थापना की गई? होम रूल लीग की स्थापना की गई और होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की गई। 2 जगह पर इसको शुरू किया गया था। एक जगह कौन-सी? एक तो मद्रास के अंदर और दूसरी जगह कौन-सी? पुणे के अंदर। दोनों को याद रखना है। देखो, होम रूल लीग आंदोलन यह प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। ठीक है। और इसके बाद इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य था राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से अपने शासन को प्राप्त करना। एनी बेसेंट इसकी क्या बनी थी? प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक ने भी इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी अध्यक्षता कहाँ से की थी? पुणे से की थी। और मद्रास से किसने की थी? एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। यही यानी कि एनी बेसेंट है जो प्रथम क्या बनी थी? प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है। तो दोनों याद रखने हैं, ये दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद बात आती है, ये देखो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। हाँ, अब बात आती है महात्मा गांधी से संबंधित। महात्मा गांधी जब 1915 में भारत आए तो महात्मा गांधी से मिलने के लिए क्या, यानी कि ये जो चंपारण के अंदर क्या था? एक आंदोलन चला रखा था। और वो चंपारण आंदोलन जो शुरू हुआ था ना, इसके यानी कि एक व्यक्ति थे चंपारण के ही, राजकुमार शुक्ल। ठीक है। वो किससे मिलने के लिए आए? महात्मा गांधी से मिलने के लिए आए कि आप चलिए और आप हमारे यानी कि पक्ष में बात रखिए। तो ये देखो इसके अंदर क्या बातें थी चंपारण आंदोलन में। 1917 में चंपारण बिहार का एक स्थानीय नेता जिनका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल। वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में उनको बताया। वहां की 3 कठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी ने चंपारण चलने के लिए कहा। 19वीं शताब्दी के अंदर क्या, 19वीं जो शताब्दी थी इसके अंदर क्या था? यानी कि प्रारंभ में अंग्रेज क्या करते थे? टैक्स लेते थे। क्या? मालिकों बागान मालिकों ने किसानों से क्या कर दिया? यह करार कर लिया था कि वे अपनी भूमि के ऊपर 3/20 में हिस्से पर नील की खेती अवश्य ही करेंगे। इसी को ही क्या किया गया? 3 कठिया प्रणाली कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। 3 कठिया प्रणाली क्या थी? चंपारण जो आंदोलन था वो नील की खेती से संबंधित था। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया गया? यानी जो बागानों के जो मालिक थे ना, उनको यानी कि उनके ऊपर दबाव डाल दिया कि आप क्या करो, यानी कि तीसरे हिस्से के ऊपर क्या होनी चाहिए? नील की खेती होनी चाहिए। ठीक है। इस कारण से राजकुमार शुक्ल क्या हैं? गांधी जी से मिले और उनको उनके पक्ष में बात रखने के लिए कहा गया। और इसमें ये पहला आंदोलन था किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया आंदोलन। कब? 1917 में। अब इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को क्या दी थी? महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है। महात्मा की उपाधि जो दी गई थी गांधी जी को किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। और कब? चंपारण आंदोलन के बाद। और उसके बाद उन्हें किसके नाम से जाना गया? महात्मा गांधी के नाम से जाना जाने लगा था। अच्छा,
अब देखो, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। वहाँ यहाँ का विवाद क्या था, प्लेग के एक बोनस को लेकर के था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया और गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए कहा। यानी कि यहाँ पर क्या है कि प्लेग की बीमारी फैल गई थी, तो उस टाइम पर क्या है कि लोगों को बोनस दिया जाता था मजदूरों को, और मिल मालिकों ने उस बोनस को बंद कर दिया। और इस कारण से गांधी जी मजदूरों से मिले और गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल करने के लिए बोला। 1918 कहाँ, अहमदाबाद। 1917 कहाँ, चंपारण। नील की खेती से संबंधित चंपारण, और अहमदाबाद मजदूर मिल मजदूर क्या है, प्लेग की बीमारी के कारण बोनस न देने से संबंधित। ये इनका दूसरा आंदोलन था। अब तीसरा आंदोलन आता है, और तीसरा आंदोलन है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन भी कब हुआ था, 1918 के अंदर। खेड़ा आंदोलन के अंदर क्या चीज थी, इसके बाद उसी वर्ष 1918 में गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों के पास गए, और यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे क्या थी, कर वसूली की जा रही थी। मतलब खेड़ा आंदोलन क्या था, खेड़ा आंदोलन में बात थी कि किसी कारण से क्या हो गया, यानी कि जो खेड़ा के जो किसान थे उनकी जो खेती है वो नष्ट हो गई थी, और खेती नष्ट होने के बाद भी उनसे क्या लिया गया, कर टैक्स लिया गया, लगान लिया गया। इस कारण से गांधी जी ने लगान न देने के लिए, किसानों को लगान न देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि लगान को क्या कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका पर किए गए उसके कार्य को लेकर वे भारत में भी काफी चर्चित थे। इन आंदोलनों में भी उन्हें सफलता पाते हुए भारत में एक बड़े नेता के रूप में क्या है, जाने लगे थे। ठीक है, इनको बाद में एक बड़े नेता के रूप में पहचाना गया। किसको भाई, महात्मा गांधी जी को। अब बात आती है 1921। 1918 के अंदर क्या हो गया, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो बात हम देख रहे थे, सोच रहे थे, वो बात तो बिल्कुल ही नहीं हुई। उल्टा क्या है, यानी कि एक एक्ट आया, और उस एक्ट का नाम क्या था, रोलैक्ट एक्ट। और ये एक ऐसा एक्ट था, इसने हमारे यानी कि देश की नींव हिला दी थी। ठीक है, देखो इसके बाद लोगों के माइंड में आया कि हमें तो आज़ादी प्राप्त करनी ही पड़ेगी, अंग्रेजों से टक्कर लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो शांतिपूर्वक यानी कि सोच रहे थे कि अंग्रेज क्या है, हमें आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब देखो, जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रोलैक्ट एक्ट को भारत में लाया गया था। परंतु इस रोलैक्ट एक्ट के अंदर भारतीयों के लिए एक भी अच्छी बात नहीं थी। ठीक है, जैसा गांधी जी और भारतीय जो व्यक्ति थे जो सोच रहे थे, क्योंकि जैसा हमने ऊपर चर्चा की थी, गांधी जी भारतीयों का विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने को प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ। ठीक है, और इस एक्ट को किस नाम से, इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। मतलब यहाँ पर हर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाने लगा, यानी कि उस पर कोई भी वारंट वगैरह कुछ नहीं लगाया जाता था, कि जो भी यानी कि हिंसा करता हुआ या कोई भी आंदोलन कर रहा है तो उनको क्या कर दो, गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो। इस कारण से बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कौन सा, रोलैक्ट एक्ट को कहा गया। काफी मारपीट हुई थी भी, और इसी एक्ट के विरोध में क्या हुआ था, काफी लोग मारे गए थे यहाँ पर। और फिर एक बैठक हुई थी, और वो कहाँ बैठक हुई थी, जलियांवाला बाग के अंदर, जलियांवाला नरसंहार। ये बैठक सिर्फ शांति के लिए की जा रही थी, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, ये
इस बैठक में काफी लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया था। जो रोलेक्ट एक्ट आया था ना, उस रोलेक्ट एक्ट के अंदर क्या हुआ, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण से जनता काफी क्रोधित हो गई थी और इस कारण से कई जगह पर काफी हिंसाएं हुई थी। देखो मैं दिखा रही हूँ इसमें। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश और तेज हो गया। कई जगह पर हिंसाएं हुई। अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919, काफी बार पेपर में डेट आ चुकी है, ध्यान रखना, को शाम को 5 बजे जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा में रोलेक्ट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी सैन्य अधिकारी यहाँ पर आया भाई, ठीक है, ब्रिगेडियर जनरल कौन थे, रोगिनाल्ड डायर, ठीक है, ने फौज पर, भीड़ पर क्या कर दिया, फौज द्वारा भीड़ के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस घटनाकांड में लगभग 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़ों में तो इनको कितना बताया जाता है कि 379 ही लोग मारे गए थे, लेकिन यहाँ पर काफी लोग मरे थे और घायलों की संख्या कितनी थी, 1200 थी। ये पेपर में आ चुकी हैं भाई, ये तीनों चीज ध्यान रखना। घायल 1200, मारे गए 1500 और सरकारी आंकड़ों में बताए गए 379। इसके बाद देखिए, हाँ, एक जो और बात पूछी जाएगी, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, समय भारत का वायसराय कौन था, तो इस टाइम पर वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट आता है 1919। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसी के खिलाफ में एक आंदोलन चलाया गया 1919 में ही, और जो 1922 तक चला तो उसको किस नाम से जाना गया, खिलाफत आंदोलन। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था। खिलाफत आंदोलन क्यों चला था, क्या रीजन था, और ये हमारे लिए काफी अच्छा भी रहा था भाई, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम एकता को वापस बनाने के लिए क्या है, यानी कि हमारे लिए काफी फायदेमंद हुआ था 1900, ये प्रथम विश्व युद्ध। अब देखो, अंग्रेजों ने जब प्रथम विश्व युद्ध था ना, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों को ये कहा गया था कि तुर्की के जो मुसलमान है ना, इन तुर्की के मुसलमानों को आप कुछ भी मत करना, ठीक है, तो हम आपका क्या करेंगे, साथ देंगे। अब अंग्रेजों ने भी यहाँ पर सहमति दर्शा दी थी कि हम यानी कि उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुर्की के मुसलमानों को, खलीफा को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंग्रेजों ने अपनी बात पर नहीं टिके, इस कारण से हमारे भारत में के जो मुसलमान थे वो अंग्रेजों के खिलाफ में भड़क गए थे। और देखो, अब उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुसलमानों का क्या माना जाता था, धार्मिक गुरु माना जाता था, ठीक है, और उनके ऊपर क्या किया गया, उनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था और अंग्रेजों के साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को क्या है, शुरू कर दिया। यहाँ पर भारतीय मुस्लिम थे वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था, क्योंकि वे मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है, जोड़ना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। यानी कि ये जो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, तो दो बंधु थे, कौन कौन, एक तो शौकत अली और दूसरा है मोहम्मद अली, इन दोनों के द्वारा किया जा रहा था, परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा भी किया गया। तो ये तीन नाम है किससे संबंधित, खिलाफत आंदोलन से संबंधित, जो कब चला था, 1919 से 1922। दो बंधुओं के नाम आते हैं, दो बंधु कौन कौन थे, एक तो शौकत अली और दूसरा कौन है, मोहम्मद अली। आगे आता है असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन कब, 1920। 1920 की घटना भी काफी, यानी कि भारत की जनता को झकझोर देने वाली है भाई। देखिए, इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा क्या किया गया, 20 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई थी, और यह गांधी जी का भारत में सबसे बड़ा आंदोलन था।
यह आंदोलन अहिंसक होना था, परंतु जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और सुनाओं का बहिष्कार करना था और अंततः करों का भुगतान करने से भी इनकार करना था। और गांधी जी ने क्या कर दिया? गांधी जी ने इसी टाइम पर, असहयोग आंदोलन के टाइम पर ही अपनी उपाधि, कौन सी, केसर ए हिंद की उपाधि को भी त्याग दिया था। मतलब असहयोग आंदोलन था कि हमें अंग्रेजों के द्वारा दी गई कोई भी चीज या विदेशी चीज को नहीं अपनाना है, हमें अपनी स्वदेशी चीजें ग्रहण करनी है, उन्हीं से ही अपना गुजारा करना है। अब यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन आएगा। देखो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, और केसर ए हिंद की उपाधि देने वाले कौन थे? अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि क्यों दी थी महात्मा गांधी को? क्योंकि जब 1915 में गांधी जी भारत आए तो गांधी जी ने क्या है, भारतीयों को किसमें, अंग्रेजों की सेना में शामिल होने के लिए, यानी कि अंग्रेजों की सहायता की थी। इस कारण से इसको केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा कब दिया? असहयोग आंदोलन के टाइम पर 1920 में। अब इसके बाद बात आती है चोरी चौरा कांड 1922। देखिए असहयोग आंदोलन बाद में बीच में ही क्या करना पड़ा? रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि कोई भी हिंसा यानी कि ना हो, अहिंसक रूप से आंदोलन चला रहे थे। लेकिन इसी टाइम पर एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है जिसको चोरी चौरा कांड कहा जाता है। 5 फरवरी 1922 मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है। गोरखपुर जिले में चोरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने क्या कर दिया? थाने को जला दिया। और थाने को जलाने से जिसमें क्या हो गए भाई, जिसके अंदर यानी कि पुलिसकर्मी मारे गए। यहाँ पर 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और इस घटना के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख, यहाँ पर हिंसात्मक होते हुए देख इसको क्या कर दिया? बीच में ही समाप्त करने का निर्णय लिया। परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत से भारतीय नेताओं ने की थी, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने काफी आलोचना की थी और इसको कहा कि राष्ट्रीय संकट है ये, अगर इसको बंद कर रहे हो तो। इसके साथ कई नेताओं जैसे कि चित्तरंजन दास हैं, लाला लाजपत राय हैं, मोतीलाल नेहरू हैं आदि ने भी इस असहयोग आंदोलन को समाप्त होने के फैसले की आलोचना की थी। परंतु गांधी जी भी अपने इस फैसले पर डटे रहे कि, और बाद में सब ने इस फैसले को भी क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया था। भाई जनता भी नाराज हुई थी, बड़े बड़े नेता भी नाराज हुए थे, बट क्या करें, गांधी जी चाहते थे कि मैं लड़ाई दंगा नहीं चाहता हूँ, मैं शांति रूप से करना चाहता हूँ। इस कारण से उसको समाप्त कर दिया। 5 फरवरी 1900 कब था? जल्दी से बताओ। 5 फरवरी 1922। अब आता है कौन सा? अब है स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे, और ऐसे में कौन कौन? 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं, एक तो चित्तरंजन दास और दूसरे मोतीलाल नेहरू, जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे। उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का क्या कर लिया? निर्णय कर लिया। क्वेश्चन आ जाए स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। कब? मार्च 1923 के अंदर। और कहाँ? इलाहाबाद के अंदर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट आती है और कांग्रेस अधिवेशन आता है। कौन सा? बेलगांव अधिवेशन। अभी तक ये जो महात्मा गांधी जी थे ना, किसी भी कांग्रेस या अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। ठीक है, अब देखो 1924 कहाँ पर अधिवेशन हुआ? बेलगांव में। अध्यक्षता की थी कौन, किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का एकमात्र यही अधिवेशन था जिसमें क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ठीक है, 40वां था ये। इसके बाद है
फिर आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत भेजा गया भाई, ठीक है। और साइमन कमीशन भी ऐसा ही था जो रोलेक्ट एक्ट आया था, सेम वैसे। देखो साइमन कमीशन 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ, यानी कि हड़तालें की गई जब ये कमीशन भारत आया। जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां पर इसको क्या दिखाया गया, काले झंडे, और साइमन कमीशन वापस जाओ के साथ इसका विरोध किया गया। विरोध करने का रीजन क्या था, यानी कि साइमन जो कमीशन था ना, इसके अंदर एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, इसमें भी कोई भी बातें नहीं थी जो इन्होंने पहले बोली थी। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, पर पुलिस के लाठीचार्ज के कारण कुछ दिनों बाद क्या हो गई, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन को किस नाम से, इसको कमीशन वापस जाओ काला कानून के नाम से भी इसको जाना गया था, ये भी ध्यान रख लेना। काला कानून किसको कहा था, तो काला कानून कहा गया था साइमन कमीशन को। इसके बाद बात आती है 1929 का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। लाहौर अधिवेशन कहाँ, अध्यक्षता करने वाले कौन है, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। इसमें क्या किया गया था, इसमें पूर्ण स्वराज की क्या है, मांग की गई थी, ठीक है। अब दांडी मार्च शुरू होगा यहाँ पर। दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। दांडी मार्च महात्मा गांधी जी के द्वारा कहाँ, गुजरात के अंदर साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी गुजरात तक ही चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्र से कुल कितने सदस्य, 78 सहयोगियों ने भाग लिया था। और दूरी कितनी थी, 241। ये पेपर में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। 241 मील दूरी थी और 78 क्या थे, इसके अंदर सदस्य थे। ये देखो इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे होंगे शायद आपको। अब इसके बाद है, हाँ, गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर के 12 नवंबर 1930 से लेकर के कब तक, 19 जनवरी 1931 तक चला था। यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित किया गया था, लेकिन इसमें किसी भी भारतीय सदस्य ने भाग नहीं लिया था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें ब्रिटिश सम्राट यानी कि कौन थे, जॉर्ज पंचम थे उस टाइम पर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, रेमजे मैकडोनाल्ड थे। और गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। इस सम्मेलन में 39 प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया था। ब्रिटिश राजनीतिक दल 16, ठीक है, देशी रियासतों के 16 प्रतिनिधि, और 57 क्या थे, राजनीतिक भारत के नेता थे। इसमें गांधी जी भी नहीं गए थे। कांग्रेस अधिवेशन को, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी ना, इसने भाग नहीं लिया था इसके अंदर। और नेक्स्ट देखो, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था। पहले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ध्यान रखना, और इसमें कांग्रेस ने भाग लिया है भाई। और कांग्रेस की तरफ से ये 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ। और यह सम्मेलन भी कहाँ हुआ, लंदन के अंदर। अब ब्रिटिश जॉर्ज पंचम ही थे सम्राट, और प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ही थे, लेकिन इस टाइम पर वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेलिंगटन थे। अब बात आती है यहाँ पर, यानी कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी गए थे, एकमात्र प्रतिनिधि गए थे। यहाँ महिला प्रतिनिधि गई थी, यहाँ सरोजनी नायडू, बेगम जहां आरा। और राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि मदन मोहन मालवीय, और दलित वर्ग से भीमराव अंबेडकर। मुसलमानों से आगा खान, थर्ड शौकत अली, और मोहम्मद अली जिन्ना। ये नाम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इन सभी को ध्यान रखना है। कांग्रेस से सिर्फ एक व्यक्ति, महिलाएं बेगम जहां आरा, सरोजनी नायडू, ठीक है। और मुसलमानों से आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, और कौन थे, ये आगा खां।
इसके बाद होता है पूना पैक्ट समझौता। पूना पैक्ट कब? 1932, 26 सितंबर 1932। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने से बहुत ज्यादा दुखी हुए और 20 सितंबर 1932 से पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। और इसी टाइम पर है ना, हाँ, इस मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं श्री राजगोपालाचारी के प्रयासों से क्या हुआ, पुन्ना के अंदर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसको किस नाम से जाना गया है? पुन्ना पैक्ट या पुन्ना समझौता कहा गया है। समझौते के अनुसार क्या बातें थी? समझौते के अनुसार दलितों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल था, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और तीसरी क्या थी? प्रांतों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी भई? यहाँ 147 कर दी। ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर क्या रखी? इस समझौते पर गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के क्या लिए गए? साइन लिए गए थे कि दलितों के लिए है ना अलग से निर्वाचन मंडल की मांग करी थी, तो उसको समाप्त करने के लिए भीमराव अंबेडकर और किसके बीच में? महात्मा गांधी जी के बीच में पुन्ना के अंदर एक समझौता हुआ जिसको किस नाम से जाना गया? पुन्ना पैक्ट या पुन्ना समझौता। कब? 1932, 26 सितंबर 1932। अब इसके बाद आता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये दूसरे सम्मेलन की विफलता के बाद 17 नवंबर 1932 को 24 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक कहाँ पर? लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कुछ भारतीयों ने भी भाग लिया भाई। ठीक है। अब इसमें यानी कि जो सम्राट थे उस टाइम पर भी कौन थे? जॉर्ज पंचम, प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, और इस टाइम पर वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो वायसराय हैं वो अलग अलग हैं भाई। इस कांग्रेस अधिवेशन में क्या है? कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया और मोहम्मद अली जिन्ना को तो इसमें आमंत्रित ही नहीं किया गया था। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो सेकंड में लिया था। कौन गए थे? कौन गए थे? तो महात्मा गांधी गए थे। महिला कौन गई थी? सरोजनी नायडू गई थी और बेगम जहां आरा भी गई थी। और जो मुसलमान थे उनकी तरफ से, मुस्लिमों की तरफ से कौन गए थे? मोहम्मद अली जिन्ना भी गए थे, शौकत अली भी गए थे और आका खान थर्ड भी गए थे। लेकिन इसमें ये कोई भी नहीं गया है। अब इसके बाद बात आती है, हाँ, फिर एक अधिनियम बनाया गया। ठीक है। ये बात देखना यहाँ से 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया और 1937 में इसको लागू किया गया था। और इसी टाइम से यानी कि हमारा जो संविधान बना था ना, इसमें जितनी जो जो बातें हैं ज़्यादा वो इसी अधिनियम से ही आती हैं। ठीक है। ये भी आपको ये ध्यान रखना है। या 1900 यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली एक संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर क्या था? आधारित था। अब इसके बाद आता है 1939 से लेकर के 1945 तक क्या हो गया? सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई 1939 में। और कब तक चला? ये 2 सितंबर 1945 तक चला। लेकिन हमारे यहाँ पर आंदोलन क्या है? जारी थे भाई। 1940 में क्या है? मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग से पाकिस्तान की क्या कर दी गई? मांग कर दी। ठीक है। यानी कि अलग से क्या बनाया जाए? पाकिस्तान बनाया जाए। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और क्रिप्स मिशन 1942 में देखिए भारत आया था। और इसमें यानी कि स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल के गठबंधन सरकार में क्या थे? श्रम मंत्री थे क्रिप्स। और क्रिप्स मिशन 12 मार्च से लेकर के 11 अप्रैल 1942 तक क्या था? भारत के अंदर रहा था। और क्रिप्स आगे जा कर के कैबिनेट मिशन भी आएगा, ध्यान रखना। अब बात आती है
भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है भाई, क्योंकि अगस्त में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन जीरो ओवर किसके द्वारा चलाया गया था? जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर दिया गया था। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1942 में ही क्या कर दिया था? गिरफ्तार करके आगा खां में पैलेस में कैद कर दिया गया था। इसी टाइम पर है ना, अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन ने दूसरी पंक्ति के नेताओं ने, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों पर क्या किया? यह आंदोलन जारी रखा। लेकिन इसके साथ ही लोगों ने भी इस आंदोलन में क्या किया? खूब सहयोग किया था। जनता ने भी इसमें काफी साथ दिया था। और यह आंदोलन भारत की सबसे बड़ा क्या माना जाता है? स्वतंत्रता संग्राम। क्वेश्चन पूछा जाए भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था? 1857 की क्रांति। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसी टाइम पर भारत को ये महात्मा गांधी को क्या है? गिरफ्तार किया गया और ऑपरेशन जीरो ओवर अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया। अगस्त क्रांति भी इसी को ही बोला जाता है। गांधी जी को आगा खां पैलेस में कैद करके रखा था। अब आता है 1945, सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है और शिमला सम्मेलन हुआ। ठीक है, 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया और यह भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेता के बीच की क्या थी? एक बैठक थी। शिमला समझौता भी बोलते हैं इसको, शिमला सम्मेलन भी बोल सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की तरफ से इसमें गए थे, उन बड़े बड़े नेता और भी थे, इनके बीच में क्या है? ये बैठक हुई थी। यह वेवेल योजना के प्रावधानों पर, वेवेल कौन थे? वायसराय थे भी, याद रखना, ठीक है। यानी कि वेवेल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। और इसी टाइम पर क्या है? इस सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू कर दिया। 14 जुलाई 1945 तक ये चला। और इस यानी कि सम्मेलन की क्या है? विफल साबित हुआ, लेकिन शिमला सम्मेलन काफी चल नहीं पाया था। ठीक है, फिर आता है 1946 और 1946 में हार के अंग्रेजों ने क्या है? एक मिशन भारत भेजा, जिसका नाम क्या था? कैबिनेट मिशन, जिसके अंदर कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और उन तीनों सदस्यों ने भारत के लिए क्या अलग से एक संविधान बनाने की बात बोली थी और अलग अलग जगह पर क्या है? चुनाव करवाए थे। उद्देश्य क्या था इसका? भारत के लिए संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना, एक संविधान बनाने वाली संस्था भारत की संविधान सभा तैयार करना, प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना। इन्होंने कहा ठीक है, हम आप सभी को यानी कि भारत को हम आज़ाद कर देंगे, लेकिन आप अपने कुछ ऐसे नियम या संविधान बनाओ जिसके अनुसार क्या है? रूल रेगुलेशन बनाओ जिसके अनुसार आप अपने देश को चला सको। तो कैबिनेट मिशन क्या किया गया? भारत लाया गया। और अंत में हम क्या हैं? 1947 में अंग्रेजों से क्या हो गए? जीत गए भाई, और हमें आज़ादी प्राप्त हो गई। देखो 1947, 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और लगभग, ठीक है, 2 महीने तक क्या की वार्ता यानी कि बातचीत के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का क्या किया जाए? विभाजन अनिवार्य है, कि भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करना ही पड़ेगा। और इसके बाद माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत क्या कर दिया गया? भारत और पाकिस्तान 2 अलग देशों में डिवाइड कर दिया। अब ये देखो, ये वाला पार्ट पाकिस्तान, जिसको पश्चिमी पाकिस्तान, ये वाला पार्ट सबको पता है बांग्लादेश, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। आगे जाकर के कब? 1971 के अंदर, और बांग्लादेश क्या हो जाता है? आज़ाद हो जाता है। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया जाता है।
तो ये थी 1947 तक की मोस्ट इम्पोर्टेंट घटनाएं। ये सारी इम्पोर्टेंट घटनाएं है ना आप सबके लिए अति महत्वपूर्ण है भाई। इनमें से कोई भी बात नहीं छोड़नी है आपको। ये आपके एचटेट से भी मान लो, ठीक है, दिल्ली पुलिस के भी, और ग्रुप डी, इन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। वीडियो को बार बार देखना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। ओके, थैंक यू।